बोर्ड से सब 12th के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो मैं वापस आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग सा आपके सामने टॉपिक लेके। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट का परिचय या कंपनी अकाउंट्स का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी से रिलेटेड हम कैसे अकाउंट कर सकते हैं या वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एट द टाइम ऑफ कंपनी की अकाउंटिंग हम करते हैं तब हमें करने पड़ते हैं। तो वापस से आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ इससे रिलेटेड। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको काफी सारे टॉपिक समझाए थे, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषा क्या होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी कि कितनी टाइप्स यानी कि कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंपनी कि जब आप किसी कंपनी के रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे तो आपको कौन कौन से टर्म्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे, जर्नल एंट्रीज कैसे फॉर्म होंगी। लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम मांग और बकाया मांग। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, कि एक कंपनी अपने शेयर्स को किस तरीके से इश्यू करती है, यानी कि प्राइसिंग ऑफ इश्यू क्या हो सकता है शेयर्स का। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो एक बार वापस क्विक रिवीजन, कंपनी पढ़ रहे हो तो कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और वापस से बता रही हूँ कि इन इंडिया में अगर हम कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं तो आपको कौन सा एक्ट याद में रखना है, आपको एक्ट याद में रखना है कंपनी एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि इन इंडिया में यानी कि भारत में कंपनीज पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके एप्लीकेबल होंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस 2013 एक्ट के एप्लीकेबल होंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई है। क्या डेफिनेशन बताई है कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated or registered under the Companies Act 2013 or under any other earlier act, कि कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो भारतीय कंपनी अधिनियम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में या तो इनकॉर्पोरेटेड है यानी कि समामेलित है या रजिस्टर्ड है। ऐसी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी माना गया है। बट 2013 तो अभी आया, अब बच्चे कहेंगे मैम इससे पहले भी तो कंपनियां बनी है। तब वो कंपनीज एक्ट ने ये कहा कि इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चल रहा था, कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा था इससे पहले? इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था। तो अगर कोई कंपनी उसमें भी रजिस्टर्ड है या और किसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है जो इससे भी पहले था, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको एक कंपनी मानेंगे। यानी होल एंड सोल आप क्या कह सकते हो, कंपनीज एक्ट का ये कहना है कि कोई भी कंपनी तभी कंपनी मानी जाएगी जब वो किसी भी कंपनी एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। बट मैंने हमेशा कहा है कि कंपनीज एक्ट में ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि इसमें हमें ना तो कंपनी के नेचर के बारे में पता चलता है, ना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। सिर्फ ये कहता है कि कंपनी अगर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसको हम कंपनी मानेंगे, पर कंपनी बनेगी कैसे, कितने इसमें मेंबर्स होंगे, ये चीजें इसमें डिफाइन नहीं की गई हैं। तो इसके लिए मेरी सेकंड डेफिनेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कंपनी की जो नेचर है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब समझ में आ जाएंगे। तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन है। इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। इनविजिबल का मतलब ना तो ये दिखाई देती है, और इंटेंजिबल का मतलब ना ये हम इसे छू सकते हैं, यानी कि ये अमूर्त होती है।
एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, जो जिसका अस्तित्व यानी जिसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ लॉ की आईज में, इन द आईज ऑफ लॉ, यानी सिर्फ अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक पर्सन है, अदरवाइज ये कोई पर्सन नहीं है, क्योंकि ना ये दिखाई देगी हमको और ना हम इसको टच कर सकते हैं। इनविजिबल एंड इंटैंजिबल, बीइंग द मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, किसके अकॉर्डिंग ये बनी है, यानी कि इसको बनाया किसने है, इसका जन्म, इसका बर्थ लॉ के अकॉर्डिंग होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉलिंग अ आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज अ possess only those properties which the charter of its creation confers upon it, ये केवल वही प्रॉपर्टीज रख सकती है जो इसका चार्टर इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी जिस एक्ट ने इसको बनाया है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग ये बनी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट्स इसको वही होंगे जो इसका लॉ इसको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सिंपल definition, company is an artificial person created by law, invisible and intangible। तो हम इसको समराइज करके क्या कह सकते हैं, इसको हम समराइज करके कह सकते हैं company is an artificial person which have a common seal and a separate legal existence। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपनी सार्वमुद्रा और पृथक अस्तित्व होता है। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को कंपनी की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में कंपनी की कंप्लीट डेफिनेशंस, थ्योरिकल पार्ट पूरा आप लोगों को समझाया है कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज क्या है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी थ्योरी और अच्छे से समझ में आए। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। एक कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इश्यू कर सकती है। तो एक कंपनी अपने शेयर्स को 3 टाइप से इश्यू करती है, इश्यू एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट एंड इश्यू एट प्रीमियम। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में हम क्या कहेंगे, अंशों का निर्गमन। एक कंपनी 3 तरीके से अपने शेयरों को इश्यू कर सकती है। एट पार का मतलब सम मूल्य पर, डिस्काउंट का मतलब क्या होगा हिंदी में, बट्टे पर, और प्रीमियम को प्रीमियम भी कह सकते हो या प्रव्याजी पर। तो एक कंपनी 3 तरीके से अपने अंशों यानी कि अपने शेयर्स को इश्यू करती है, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। शॉर्ट में समझे तो एट पार का मतलब हर एक शेयर की अपनी एक फेस वैल्यू होती है। एवरी शेयर हैव अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं हम अंकित मूल्य। अगर सपोज दैट इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, यानी इस चीज की एमआरपी नॉमिनल फिक्स रेट कितनी है, 100 रुपीज, और ये कंपनी इश्यू भी कितने में कर रही है, यानी आपको सेल भी कितने में कर रही है, 100 रुपीज में। 100 रुपीज इसकी वैल्यू है, सोल्ड भी कितने में हो रहा है, 100 रुपीज में। तो हम इसको क्या कहते हैं, एट पार। डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपीज में मिल जाए, और प्रीमियम का मतलब 100 रुपीज की चीज आपको 110 में मिल रही है। ये 3 कंसेप्ट है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट, इश्यू एट पार। व्हेन शेयर आर इश्यूड एट द प्राइस इक्वल टू देयर फेस वैल्यू इस टर्म एज शेयर इश्यू एट पार। हिंदी में अगर बात करें तो जब अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य पर ही किया जाता है तो हम कहते हैं कि अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है। कि जब कंपनी क्या कर रही है, अपने जो शेयर हैं उनको उनकी फेस वैल्यू पर ही इश्यू कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इश्यू एट पार। तो पार के टाइम पे क्या होता है, पार के टाइम पे फेस वैल्यू यानी कि जो अंकित मूल्य है इट्स इक्वल्स टू होता है इश्यूड वैल्यू या इश्यूड प्राइस। हिंदी में
जब कोई शेयर मार्केट में आया तो उसकी एमआरपी होती है, प्राइस होती है। जैसे आप मार्केट से पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीद के लाते हो तो उसके पीछे लिखी हुई होती है ना एमआरपी 5 रुपीज, यानी ये कितने में मिल रहा है मार्केट में, 5 रुपीज में मिल रहा है। तो वो क्या कहलाता है, उसकी फेस वैल्यू या एमआरपी। एज इट इज हर एक शेयर की अपनी क्या होती है, एक फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य होता है। जब कंपनी शेयर इशू करने जाती है तो वो उसको डिक्लेयर करती है कि मेरे एक शेयर की वैल्यू इतने रुपीज है। तो सपोज दैट कंपनी ने कहा कि उसके शेयर की वैल्यू कितने रुपीज है, 10 रुपीज, और हम आपको इशू भी कितने में करेंगे, 10 रुपीज में। तो ऐसे टाइम पे हम क्या कहेंगे कि शेयर कैसे इशू हुए हैं, शेयर एट पार इशू हुए हैं, यानी जितनी उसकी फेस वैल्यू थी उतने में ही हमने शेयर को क्या किया है, इशू किया है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर, कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी ही उसकी क्या है, इशूड प्राइस है। यानी 10 रुपए का शेयर, 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में ही सोल्ड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इशूड एट पार या सम मूल्य पर निर्गमन। अब इसके टाइम पे जर्नल एंट्रीज कौन सी होंगी, तो इसके टाइम पे जर्नल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो जर्नल एंट्रीज अभी तक हम करते आ रहे थे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको इसकी जर्नल एंट्रीज सिखाई भी है कि एट द टाइम ऑफ कंपनी अकाउंट्स हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाई थी। अगर नहीं देखी है तो उसको जाके चेक कर लीजिएगा। एट पार के टाइम पे जर्नल एंट्रीज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम या व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने शेयर्स को, अपने अंशों को किस पे निर्गमित कर रही है, प्रव्याजी पर या प्रीमियम पर। When the issue price of share is more than its face value, it's known as issued at premium. जब एक कंपनी अपने शेयर्स को उसके अंकित मूल्य से ज्यादा पे निर्गमित करती है, यानी कि अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इश्यूड एट प्रीमियम। हाउ इज इट, तो चेक करिए इधर देखो, अब यह वाली इक्वेशन मैंने बनाई थी। तो हम प्रीमियम कब कहते हैं, प्रीमियम तब कहा जाएगा जब आपकी जो इश्यूड प्राइस है, जो इश्यू प्राइस है वो मोर देन है किससे, फेस वैल्यू से। जो निर्गमित मूल्य है वो अंकित मूल्य से क्या है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, सपोज दैट किसी कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज का था, यानी उसकी फेस वैल्यू कंपनी ने कितनी बताई थी आपको, 10 रुपीज, बट वो मार्केट में कितने में मिल रहा है, वो मार्केट में आपको 12 रुपीज में मिलता है। यानी कंपनी ये कह रही है मेरे शेयर की वैल्यू तो 10 रुपीज है लेकिन मैं सोल्ड कितने में करूंगी, 12 रुपीज में। तो ऐसे टाइम पे जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले रही है, 12 माइनस 10 कितने रुपीज हो रहे हैं, 2 रुपीज, ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम। कि जब कंपनी की इश्यू प्राइस उसकी फेस वैल्यू से क्या हो, ज्यादा हो। वही मार्केट वाला एग्जांपल, मार्केट में कोई चीज पार्ले जी बिस्किट ही मान लीजिए अगर 5 रुपीज की मिल रही है, बट एक शॉपकीपर कहता है मैं तो 5 की जगह पे कितने में दूंगा, 7 रुपीज में दूंगा। होता है ऐसा। कई बार जो छोटे छोटे से टाउन्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहां हमें एमआरपी से ज्यादा में चीजें मिलती हैं और आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप खरीदते भी हैं। तो ऐसे टाइम पे वो जो अमाउंट आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं वो क्या कहला रहा है, प्रीमियम। तो ऐसे ही कंपनी भी करती है कि मेरी फेस वैल्यू तो 10 रुपीज है, यानी अंकित मूल्य तो मैं कितना रखूंगी, 10 रुपीज ही रखूंगी, बट मैं सोल्ड कितने में करूंगी, 12 रुपीज में। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो ऐसे टाइम पे आप जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे उसको कंपनी क्या कहेगी कि मैंने 2 रुपीज प्रीमियम चार्ज किया है। अब इस प्रीमियम को हम किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो जब भी हमें प्रीमियम मिलता है तो उसके लिए
करते हैं जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रतिभूति प्रवाजी या प्रतिभूति प्रीमियम खाता। इज शो अंडर द टाइटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कौन से हेड में शो किया जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि संचय के हेड में। इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम को हम हिंदी में क्या कहेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिभूति प्रीमियम खाता। मैंने फिर भी हिंदी मीडियम के बच्चों को हमेशा यही कहा है कि जितना कोशिश हो सके इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि ये सारी एंट्रीज हमें किस में करनी है? इन इंग्लिश में करनी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि जब एक कंपनी अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पे किसको इशू कर रही है? शेयर्स को इशू करती है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। और ये कहा जाता है कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और ऐसे टाइम पे हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है? जो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो किया जाता है। अब इसके टाइम पे जनरल एंट्रीज कौन सी होंगी? तो अगर आप प्रीमियम के अमाउंट को कब ले रहे हो? एप्लीकेशन के साथ में लेते हो। किसके साथ में ले रहे हो आप प्रीमियम के अमाउंट को? एप्लीकेशन के साथ में। तो आप जनरल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन क्या हो जाएगा? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर द शेयर ऑफ 10 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल यही क्रिएट करती हूँ कि किसी की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, इश्यू प्राइस यानी कि कंपनी ने उसको कितने में बेचा? कंपनी ने उसको 12 रुपीज में बेचा। मिस्टर राम ने एक शेयर परचेज किया। कितने शेयर परचेज किए? 1 शेयर परचेज किया। तो उसने कितने रुपीस का पेमेंट किया? 12 रुपीज का। तो सपोज दैट उसने सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ में दे दिया, तो यहाँ बैंक अकाउंट कितने रुपीस से डेबिट हो जाएगा? 12 रुपीज से। एप्लीकेशन मनी भी कितनी होगी? 12 रुपीज। और नरेशन क्या आएगा? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 1 शेयर। कितने शेयर्स पे रिसीव हो रही है आपको? 1 शेयर्स पे रुपीज 12 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी क्या है? इंक्लूड है। ये तो नॉर्मल एंट्री है, ये हमने पहले भी सीखी थी कि जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जब हम एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तक हम क्या जनरल एंट्री करते थे? अभी तक हम जनरल एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक और टर्म साथ में आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। The transfer of application money to share capital account and security premium account। तो देखिए 12 रुपीज आपको एप्लीकेशन से रिसीव्ड हुए थे, तो अगर एप्लीकेशन क्रेडिट 12 रुपीज से हुआ है तो डेबिट भी कितने से होगा? 12 रुपीज से। बट कैपिटल में कितने रुपए आएंगे? आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज। तो आप कैपिटल में कितने रुपीस लिखोगे? 10 रुपीस। जो एक्सेस अमाउंट कंपनी ने लिया वो किस में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपीस। आया कंसेप्ट समझ में आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको अलग से खाते में, अलग से एक अकाउंट में शो करना होगा और उस अकाउंट का आप नाम क्या रखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? ये तो एप्लीकेशन पे है। कंपनी चाहे तो जरूरी नहीं है एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का अमाउंट ले। कंपनी चाहे तो किसके साथ में ले सकती है? कॉल्स के साथ में भी अपना अमाउंट ले सकती है।
तो जब कंपनी कॉल्स के साथ में अमाउंट लेगी तब जर्नल एंट्री क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज दैट कंपनी ने 10 रुपीज के फेस वैल्यू का कोई शेयर है, उसको इश्यू किया था 12 रुपीज में और ये कहा था कि जो उसकी फर्स्ट कॉल होगी 3 रुपीज की, उसके साथ में ये 2 रुपए किसके लेगी, प्रीमियम के लेगी, यानी कितने रुपीस लेगी, 5 रुपीज। तब आप यहां पर क्या लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने रुपीस आ जाएंगे आपके पास में, 5 रुपीस, कैपिटल में आएगा 3 रुपीस और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने रुपीस आएंगे, 2 रुपीस। और बैंक जब कॉल रिसीव करेगा तो पूरे के पूरे 5 रुपीस से करेगा। यहाँ पे वर्ड शेयर एप्लीकेशन नहीं आकर के क्या आएगा, कॉल्स, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं, हम प्रीमियम की मनी किसके साथ ले रहे हैं, हम प्रीमियम की मनी कॉल्स के साथ में ले रहे हैं। तो यहाँ पर नाम भी क्या यूज होगा, यहाँ पर नाम यूज होगा शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स में आपको टोटल 5 रुपीज लिए, बट 3 रुपीज कैपिटल के लिए हैं और 2 रुपीज किसके लिए हैं, आपने प्रीमियम के। तो आप प्रीमियम का अमाउंट किसी के भी साथ लें, पर आपको उसको अलग से प्रीमियम के अकाउंट में ही क्रेडिट करना पड़ेगा, एज इट इज। अगर आप प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ में ले रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ में लेते हैं। सपोज दैट मैं आपको कहती हूं कि आपको प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ में लेना है, आपको प्रीमियम का अमाउंट, जहां ये कॉल्स लिखा है इसको मैं कट करके अगर अलॉटमेंट कर दूं, तो एप्लीकेशन की जगह पे भी क्या वर्ड आ जाएगा, तो हम एप्लीकेशन की जगह पे भी वर्ड यूज करेंगे अलॉटमेंट और सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन भी किसके नाम से हो जाएगा, अलॉटमेंट के नाम से, और कॉल्स की जगह पे भी वापस क्या अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट। क्लियर। तो आप प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ले सकते हो, आप प्रीमियम का अमाउंट कॉल्स के साथ में ले सकते हो, आप प्रीमियम का अमाउंट चाहो तो अलॉटमेंट के साथ में भी ले सकते हो। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि एक कंपनी शेयर्स पे ड्यू अमाउंट एक साथ नहीं लेकर के टुकड़ों में लेती है, एप्लीकेशंस पर, अलॉटमेंट पर और कॉल्स पर, तो वो किसी के भी साथ में प्रीमियम का अमाउंट आपसे चार्ज कर सकती है। अब जो अमाउंट कंपनी प्रीमियम के नाम पर ले रही है, ना कि कैपिटल के नाम पर, उसके यूटिलाइजेशन पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कंपनीज एक्ट ने। यानी कंपनी एक्ट ने ये कहा कि जो अमाउंट आप प्रीमियम के नाम पर ले रहे हो, प्रवाजी के नाम पर ले रहे हो, उसका यूज आप कहीं और नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 110% श्योर हूं आपसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को आप कहां पर यूज कर सकते हो, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से। 110% श्योर हूं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिकल क्वेश्चन निकल कर आता है, राइट द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रतिभूति प्रीमियम खाते के उपयोग को बताइए। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को कहां पर यूज करते हैं, हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को काफी जगह पर यूज कर सकते हैं, पर फिक्स है, इसके अलावा कहीं यूज नहीं हो सकता। यानी अभी मैं आपको ये जो पॉइंट्स बताऊंगी, इसके अलावा आप मन से कोई भी नाम नहीं लिख सकते, बिकॉज कंपनी एक्ट 2013 ने बैंड लगा रखा है कि एक कंपनी अदर देन दिस
कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम यूज नहीं कर सकती, यानी कि उसके पेमेंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती है। कहां कहां कर सकती है? इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, किसके लिए करेगी? बोनस शेयर्स के लिए, कि कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू क्या इशू कर सकती है? बोनस शेयर इशू कर सकती है। रिटर्न ऑफ प्री मिलिट्री एक्सपेंसेस, सेकंड क्या राइट ऑफ कर सकते हो आप? प्री मिलिट्री एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड और एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो इश्यू एक्सपेंसेस, कि कंपनी ने अगर किसी तरीके का कोई कमीशन पे किया है, कोई डिस्काउंट अलाउ किया है सिक्योरिटीज पे, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ। हिंदी में आप इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? निर्गमन के व्यय। टू पे द प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो, यानी कि अगर आप रीपेमेंट करने जा रहे हो, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का रीपेमेंट किस पे करते हो? प्रीमियम पे करते हो, तो भी आप इस अकाउंट का यूज कर सकते हो। परचेज ऑफ हिज ओन शेयर, यानी कि बाय बैक ऑफ शेयर्स, हिंदी में अंशों का पुनः क्रय। तो कंपनी इसके अलावा कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर पाएगी। फिर से देख लीजिए, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आने के। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जाएगा यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम खाते के उपयोगों को बताइए। तो 5 प्लेसेस हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस अंशों का निर्गमन, इश्यू राइट ऑफ प्री मिलिट्री एक्सपेंसेस, प्री मिलिट्री एक्सपेंसेस को हिंदी में भी प्री मिलिट्री एक्सपेंसेस ही कहा जाता है। प्री मिलिट्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, यानी कि एप्लीकेट करने के लिए। टू रिटर्न ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और अ कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हो टू राइट ऑफ द इश्यू एक्सपेंसेस या निर्गमन के व्यय। टू पे द प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, पूर्वाधिकारी अंशों और ऋण पत्रों का प्रीमियम पर भुगतान करने के लिए। और बायबैक ऑफ शेयर्स, अंशों को पुनः क्रय करने के लिए। ये 5 प्लेसेस हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाता है। अच्छे से याद कर लीजिए, डेफिनेटली इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। देन एक एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू आपको ये सारा डाउट, यानी कि जो प्रीमियम है इससे रिलेटेड एंट्रीज आपको कैसे करनी है वो समझ में आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, जुपिटर कंपनी है, जुपिटर लिमिटेड इशू ऑफ 35,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू कर रही है? 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पेबल। उस पे प्रीमियम कितना चार्ज कर रही है? 2 रुपीज, यानी टोटल आपके शेयर की इश्यू प्राइस कितनी बन रही है? 10 प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम 12 रुपीज। अब इस 12 रुपीज को कंपनी कैसे ले रही है? इस 12 रुपीज में कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपीज ले रही है, अलॉटमेंट पे कितने रुपीज ले रही है? टोटल 5 रुपीज ले रही है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 3 रुपीज तो अलॉटमेंट के होंगे और 2 रुपीज किसके होंगे? प्रीमियम के। क्योंकि देखिए प्रीमियम 2 रुपीज है, तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 रुपीज किसके आ रहे हैं? अलॉटमेंट के। बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचा? 2 रुपीज प्रीमियम के यहाँ एज इट इज आ गए। 3 and 3 6, 10 में से 6 रुपीज वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर आपसे ले चुका है। इसका मतलब वो
बैलेंस, यानी कि यहाँ पर कितने रुपीस देगा, 6 रुपीस। और सिंपल सी कैलकुलेशन समझाओ तो टोटल इश्यू प्राइस कितने की थी, इश्यू प्राइस 12 रुपीस की थी। हमने एप्लीकेशन पे कितने रुपीस लिए, 3 रुपीस, माइनस कर दीजिए। आपने अलॉटमेंट पे कितने रुपीस लिए, टोटल 5 रुपीस लिए। तो कॉल्स पर कितना लेंगे, 5 और 3 8, 12 में से 8 लेस कर दीजिए, 4 रुपीस। यानी कि आपकी फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आएगा, 4 रुपीस का। क्लियरली समझ में आया? आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको याद रखना है कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 35,000। क्वेश्चन को सॉल्व करें, 3 एंट्रीज ही करनी है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। और हम एंट्री क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के अंदर इन 8 एंट्री से ज्यादा कोई नई एंट्री नहीं होती है, तो ये 8 एंट्री फिक्स है। सबसे पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां पर इक्विटी वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ शेयर लिखा हुआ है, तो हम भी क्या वर्ड यूज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे उसने 35। एप्लीकेशन पे कितने रुपीस ले रहा है वो आपसे, एप्लीकेशन पे 3 रुपीस ले रहा है। कैलकुलेट कीजिए, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीस, 1,05,000 रुपीस। बीइंग, नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर्स पे रिसीव्ड हो रही है, 35,000 शेयर्स एट कितने रुपीस रिसीव्ड हो रहे हैं, 3 रुपीस पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री, जो एप्लीकेशन मनी आपके पास में आई उसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 1,05,000 आए थे, तो पूरे के पूरे 1,05,000 रुपीस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, 1,05,000 रुपीस ट्रांसफर हो जाएंगे आपके कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री आप किसकी करेंगे, नेक्स्ट एंट्री आप अलॉटमेंट की करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री आपको बहुत ध्यान से करनी है कि अलॉटमेंट में उसने कितने रुपए दिए हैं, अलॉटमेंट में उसने 5 रुपीस दिए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और 2 में एक और वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा, एक और, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए टोटल आप 35,000 पे कितने अमाउंट ले रहे हो, 5 रुपीस का। मल्टीप्लाई कीजिए
65,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 1,75,000। बट प्रीमियम कितने रुपीस का था, प्रीमियम 2 रुपीस का था, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 70,000 रुपीस। तो किसके होंगे, प्रीमियम के, और कैपिटल में कितने जाएंगे 1,05,000 रुपीस। फिर से एंट्री को समझ लीजिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम था, यानी कि 5 रुपीस में 3 रुपीस तो कैपिटल का अमाउंट था और 2 रुपीस किसका था, प्रीमियम का। क्वेश्चन ने आपको बहुत क्लियरली कहा था। तो टोटल 5 रुपीस अलॉटमेंट पे मुझे रिसीव्ड हुए, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। बट मैंने आपको पहले भी कहा था, प्रीमियम के अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 35,000 टू 70,000 रुपीस का अमाउंट कहाँ जाएगा, प्रीमियम में, और 1,05,000 रुपीस का अमाउंट कहाँ जाएगा, इसके कैपिटल में। देख लीजिए डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल कितनी हो रही है 1,75,000। नरेशन being allotment money due on 35,000 share at 5 rupees per share including premium। क्लियर, ये एंट्रीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वापस समझाऊंगी। अब अलॉटमेंट मनी को जब आप रिसीव करेंगे तो आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट मनी को आपको रिसीव करते टाइम पे जर्नल एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव्ड होगा आपको, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से आएगा 1,75,000 रुपीज से। नरेशन क्या लिखेंगे आप, नरेशन यहां पर लिख देंगे बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कॉल को ड्यू करने की एंट्री वापस वही जो अलॉटमेंट को ड्यू करने की थी, बस अलॉटमेंट की जगह पे क्या वर्ड आएगा, शेयर। कॉल्स, और कॉल्स में भी कौन सी, एक ही कॉल हम कर रहे हैं तो हमारे लिए फाइनल कॉल लिखना जरूरी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ले रहे हो आप 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4। $1,40,000। और सेम वही नरेशन आपको यहां पर भी लिखना है, बी कॉल मनी ड्यू ऑन 35,000 शेयर्स एट 4 रुपीज पर शेयर। क्लियर, बैंक में रिसीव करेंगे तब बस जहां पर अलॉटमेंट लिखा था उसकी जगह पे क्या कर देना है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट मांगा है आपने कॉल्स पे
तो आपको 1 रुपए क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो ये 1 रुपए क्या कहलाता है, डिस्काउंट। और आज के टाइम पर कभी भी शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते हैं, यानी कि अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जाता है। ₹10 की चीज किसमें खरीदी है, 9 में, तो देखो सिंपल सी चीज, 10 की 10 में मिल गई तो पार, 10 की 11 में खरीदोगे तो क्या मानेंगे, प्रीमियम, और 10 की 9 में खरीदोगे तो क्या माना जाता है, डिस्काउंट। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाए हैं, शेयर इश्यूड एट पार, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट की वैसे तो जनरल एंट्री नहीं की जाती है, अगर फिर भी हम करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होती थी पहले के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पूरा 5 रुपीज से, सपोज दैट 1 रुपीज का डिस्काउंट, तो बैंक में कितने आएंगे, 4 रुपीज, यानी डिस्काउंट को भी आपको अलग से एक हेड में शो करना होगा। बट अब डिस्काउंट यानी कि शेयर्स इशू ही नहीं होते हैं, तो ये एंट्री अब नहीं होती है। हाँ, शेयर्स को अगर आप री इश्यू करते हैं तब आप ये एंट्री कर सकते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, उससे रिलेटेड थ्योरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कीजिए। टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरा कंसेप्ट कितना समझ में आ रहा है, और कमेंट से मैं ये देखूंगी आपको कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं उनको दूर कर पाऊं और आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करूंगी, जिसमें हम कंपनी अकाउंट्स के और बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू सो मच।